वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम फाइनल अकाउंट्स में लेसन 2 में दूसरा सम ले रहे हैं, सम नंबर 9। ऑलरेडी हमने एक आगे सम नंबर 8 ले लिया है, आपको वही सम दोबारा रिपीट भी करना है। आज मैं सम नंबर 9 ले रहा हूँ। सम नंबर 9 है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 79। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 79। क्लियर? सम इसके अकाउंट के बारे में बाद में बताऊँगा। पहले आप लोग 79 नंबर का पेज निकालो, उसके अंदर जो भी सम्स दिया है उसके हम पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। उसके हिसाब से मैंने आपको जो मेथड एक्सप्लेन की थी उस हिसाब से अकाउंट्स तैयार करना है। ओके, तो ध्यान से देखो सम नंबर 9 पेज नंबर 79 पे पार्थिव एंड प्रिया आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे दो पार्टनर है, पार्थिव एंड प्रिया। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड 31 मार्च 17 एंड एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो मेथड एक्सप्लेन की थी, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। वो कैसे पता चलेगा? तो आपको मैंने बोला था कि सब में ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट देंगे, तो आपको ध्यान से ट्रायल बैलेंस पढ़ना है। अगर ट्रायल बैलेंस पढ़ने के टाइम अगर आपको कहीं पे करंट अकाउंट दिखे तो वो फिक्स कैपिटल मेथड होती है, और अगर कहीं पे करंट अकाउंट नहीं दिखे तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होती है। तो वो पहले से पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको पहले क्या करना होगा, सम पूरा ध्यान से पढ़ना है। तो देखो ट्रायल बैलेंस में डेबिट से ड्राइंग दिया हुआ है पार्थिव और प्रिया का। उसके बाद दिया है नेट कॉस्ट ऑफ परचेज। नेट कॉस्ट ऑफ परचेज स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नेट कॉस्ट ऑफ परचेज देखा वहाँ पे एक स्टार जैसा कुछ किया होगा टेक्स्ट बुक में, ठीक है? तो देखो ट्रायल बैलेंस के नीचे ही आपको लिखा है नोट करके, नेट कॉस्ट ऑफ परचेज मीन्स एडजस्टेड परचेज। नेट कॉस्ट ऑफ परचेज मीन्स एडजस्टेड परचेज। इसका मतलब क्या हुआ, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद जो लास्ट अमाउंट आती है नेट अमाउंट, दैट इज कॉल्ड नेट कॉस्ट ऑफ परचेज। क्लियर? इसको हम सिंपल परचेज भी बोल सकते हैं। उसके बाद दिया है स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टूडेंट्स, मैंने ऐसा भी बोला था, जनरली ट्रायल बैलेंस में अगर कोई जगह पे परसेंटेज या डेट देते हैं तो दैट इज हिडन एडजस्टमेंट। परसेंटेज या डेट देते हैं तो वो हिडन एडजस्टमेंट होता है। लेकिन स्टॉक में अगर डेट देते हैं तो वो हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था स्टॉक में डेट देने का मतलब वो ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक, वो कंफर्म करने के लिए होता है। तो यहाँ पे 31 मार्च 17 दिया हुआ है, तो दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। याद रहेगा क्योंकि मार्च एंड का बना है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है रिसीवेबल्स। क्या लिखा हुआ है? रिसीवेबल्स। प्लीज स्टूडेंट्स पेंसिल लो। रिसीवेबल्स के साथ में ब्रैकेट में लिखो डेटर्स। क्या लिखोगे? डेटर्स। रिसीवेबल्स को हम क्या बोलेंगे? डेटर्स। क्या बोलेंगे? डेटर्स। क्लियर है बात? दोबारा बोलो, क्योंकि कुछ लोग क्या समझ लेते हैं रिसीवर्स मतलब बिल्स रिसीवेबल। नहीं, ये गलत है। रिसीवेबल्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? डेटर्स। प्लीज स्टूडेंट्स रिसीवेबल के सामने ब्रैकेट में लिखो डेटर्स। उसके बाद दिया हुआ है वेजेस, सैलरी, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, फर्नीचर फिटिंग्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, पैकिंग मटेरियल, स्टॉक एंड कैश बैलेंस। डेबिट साइड तो क्लियर हो गया। अब हम जा रहे हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का बैलेंस में क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट पार्थिव एंड प्रिया। उसके बाद दिया हुआ सेल्स। वापिस आए पेबल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से पेबल्स लिखा हुआ है ना, वहाँ पे ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटर्स। अगेन कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे समझने होंगे, गलती से रिसीवेबल्स को आप बिल्स रिसीवेबल मत समझना और पेबल्स को आप बिल्स पेबल मत समझना। पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स। प्लीज पेबल्स के सामने ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर्स, जिससे आपको मिस्टेक नहीं हो। उसके बाद एक गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। क्या लिखा हुआ है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। स्टूडेंट्स, इसके नीचे अंडरलाइन करो और वहाँ पे पेंसिल से लिखो, अंडरलाइन करके वहाँ पे पेंसिल से लिखो डिडक्ट फ्रॉम परचेस। डिडक्ट फ्रॉम परचेस। हम 11 में पढ़ चुके हैं कि कोई भी पर्पस से बिजनेस में से गुड्स जाता है तो वो परचेस में से माइनस होता है। कोई भी पर्पस से बिजनेस में से गुड्स जाता है तो वो परचेस में से क्या होता है? माइनस। सो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट से दिया है वहाँ पे पेंसिल से लिख दो डिडक्ट फ्रॉम परचेस। क्लियर? और उसके बाद दिया हुआ लास्ट बैंक कोटा। डन। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, हर एक एडजस्टमेंट को हम नंबरिंग देंगे, उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो ये देख लो, ये ट्रायल बैलेंस हमने पूरा पढ़ा। यहाँ पे कहीं पे करंट अकाउंट दिया नहीं है, यहाँ पे कहीं पे करंट अकाउंट दिया नहीं है, इसलिए हमारी फर्स्ट मेथड होगी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और उसके अंदर हमें कितने अकाउंट बनाने होंगे? 5। कितने अकाउंट बनाने हैं? 5। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फोर्थ वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद है ना, मैंने आपको बोला था। एंड लास्ट बैलेंस शीट। हो गया। ये 5 अकाउंट आपको सीक्वेंस के तौर पे बनाने हैं और
स्टूडेंट सीक्वेंस मेंटेन जरूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। डन। अब एडजस्टमेंट पे आपको अंडरलाइन करनी है। प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल एंड 12% ऑन ड्राइंग्स, ऐसा लिखा हुआ है। इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल एंड 12% ऑन ड्राइंग्स। तो देखो स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट लिखा होगा ट्रायल बैलेंस में ऊपर, क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट, तो वहां पे नंबर 1 लिखो। और उसी तरह डेबिट साइड ड्राइंग्स लिखा होगा फर्स्ट स्टार्टिंग में, तो वहां पे भी नंबर 1 लिखो, मतलब ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है। क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल एंड 12% ऑन ड्राइंग्स। पार्थिव हैड विथड्रॉन ₹400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड प्रिया हैड विथड्रॉन ऑन 1 October 16। जब वो उसकी कैलकुलेशन आएगी तब हम कैलकुलेट करेंगे। सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड एंड टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय ₹2,000। स्टूडेंट्स, ये सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट के अंदर दो एडजस्टमेंट है। सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट के अंदर दो एडजस्टमेंट है। तो पहला मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ वो फर्स्ट एडजस्टमेंट होगा, और दूसरा अंडरलाइन कराऊंगा वो दूसरा एडजस्टमेंट होगा। दोनों अलग अलग से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट अंडरलाइन करना सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट में, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, उतना अंडरलाइन करना। क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, हो गया, ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हुआ। अब उसी में दूसरा अलग से एडजस्टमेंट दिया हुआ, वापिस अंडरलाइन करना, टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय ₹2,000। टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय ₹2,000, जो दूसरे पे अंडरलाइन कर दिया। मतलब सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट में दो अलग अलग एडजस्टमेंट है, ध्यान से, बराबर। अब इसकी एंट्री तो आपको एडजस्टमेंट पे टिक करना होगा। तो देखो, आपने कहीं पे डेटर्स लिखा होगा डेबिट से मिडल में, तो वहाँ पे आपको सेकंड नंबर की एंट्री लिखनी है। और उसी तरह सेल्स में क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड सेल्स लिखा होगा सेकंड नंबर का, वहाँ पे नंबर 2 दो बार लिखना है। नंबर 2 दो बार लिखना है, क्यों? ये सेकंड नंबर के अंदर दो एडजस्टमेंट है इसलिए। ओके। नंबर 3, राइट ऑफ एडिशनल बैड डेब्ट्स ऑफ ₹2,000 एंड प्रोविजन 5% बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे आपको बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिजर्व दोनों गिनना है। तो वापिस अब ट्रायल बैलेंस पे डेबिट साइड आओ, मिडल में आपने कहीं पे पेंसिल से डेटर्स लिखा है, वहाँ पे 2 के बाजू में नंबर 3 2 टाइम्स लिखोगे, नंबर 3 2 टाइम्स लिखोगे, मतलब यहाँ पे डेटर्स पे टोटल 3 इंडिविजुअल एडजस्टमेंट है। उसके बाद है नंबर 4, फर्नीचर ऑफ ₹4,000 बिकम ऑब्सोलेट। फर्नीचर ऑफ ₹4,000 बिकम ऑब्सोलेट। स्टूडेंट्स, ऑब्सोलेट का मतलब हुआ लॉस, यूजलेस। ऑब्सोलेट का मतलब क्या हुआ? लॉस या यूजलेस। तो ऑब्सोलेट के नीचे पेंसिल से लिख दो लॉस, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो देखो डेबिट साइड, हाँ, ट्रायल बैलेंस में डेबिट से नीचे से फोर्थ डिटेल्स होगी फर्नीचर फिटिंग्स। फर्नीचर फिटिंग्स लिखा है, वहाँ पे आप नंबर 4 लिखोगे। फिर नंबर 5 है, अ कस्टमर हैज फाइनलाइज्ड क्लेम ऑफ ₹4,000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स ऑन अ कस्टमर, लिखा हुआ है। तो ये 5th नंबर का एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में कहीं पे दिया नहीं है, ट्रायल बैलेंस में कहीं पे कुछ डिटेल्स दी नहीं है, इसलिए हम 5th नंबर के एडजस्टमेंट पे टिक करेंगे। 11 में मैंने सिखाया था, जो भी एडजस्टमेंट की एंट्री ट्रायल बैलेंस में होती है तो वहाँ पे हम नंबरिंग देंगे, जहाँ पे ट्रायल बैलेंस में उसकी कोई डिटेल्स नहीं तो वहाँ पे आपको 5th नंबर के एडजस्टमेंट में टिक करना है। एंड लास्ट 6, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹2,000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस, लिखा हुआ है। तो 6 नंबर के एडजस्टमेंट पे वापस टिक करो, मतलब स्टूडेंट्स 5th एंड 6th दोनों पे आपको एडजस्टमेंट पे टिक करना है। क्लियर? हमने सम पढ़ लिया, अब हम सम स्टार्ट करें। ट्रायल बैलेंस की सब एंट्रीज मैं व्हाइट चॉक से लिखूंगा और एडजस्टमेंट सब में दूसरे कलर के चॉक से लिखूंगा। क्लियर? फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस की एंट्री कर रहे हैं। ओके, ओके, तो अब हम स्टार्ट करें। तो देखो, डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में पहले क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग्स। आपको पता है ड्राइंग्स कहाँ पे आएगा, तो देखो ये 4th नंबर का हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग्स। स्टूडेंट्स, अभी तक हम 11 में बैलेंस शीट में लिखते थे, लेकिन अब आपको कहाँ पे लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। क्यों? उसका डेबिट बैलेंस है इसलिए। तो पार्थिव के कॉलम में कितना लिखेंगे, 4,800 एंड प्रिया के कॉलम में कितना लिखेंगे, 3,200। डन।
स्टूडेंट्स आपको ये लर्न होना चाहिए। ट्रंक्स कहाँ पे आएगा? कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, पार्थिव का पार्थिव के कॉलम में और प्रिया का प्रिया के कॉलम में। उसके बाद आया नेट कॉस्ट ऑफ परचेस। नेट कॉस्ट ऑफ परचेस को मैंने बोला था एडजस्टेड परचेस, याद है? तो आपको इनर कॉलम में लिखना होगा टू एडजस्टेड परचेस। क्या लिखना है? एडजस्टेड परचेस। क्यों? तो एडजस्टेड परचेस आपको इनर कॉलम में लिखना है 1,06,000। कितना लिखना है? 1,06,000। डन। क्यों? तो मैंने ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड एक चीज अंडरलाइन करवा के लिखवाई, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, तो वो परचेस में से माइनस होगा इसलिए। तो मैंने वो पहले से इनर कॉलम में रख लिया है। एक लाइन छोड़ के मैंने क्या किया? लाइन खींची हुई है। उसके बाद दिया है स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक ऑफ गुड्स 31 मार्च 17 का बोला हुआ है। स्टॉक ऑफ गुड्स 31 मार्च 17 का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। बैलेंस शीट में एसेट साइड सबसे नीचे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या रहेगा? क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखो, तो 28,000, तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद क्या है? रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स को हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। याद है ना? रिसीवेबल्स को मैंने अभी लिखा है डेटर्स। तो डेटर्स कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है। तब रिसीवेबल लिखो या डेटर्स लिखो चलेगा। कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखो, तो 48,000 दिया हुआ है, तो 48,000 मैंने लिखा। अब स्टूडेंट्स मैंने उसके अंदर 3 टिक करवाई थी, सेकंड नंबर एंड 3 नंबर 2 टाइम्स, मतलब 3 एडजस्टमेंट है। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 6 लाइन छोड़नी है। कितनी लाइन छोड़नी है? 6 लाइन। क्लियर? डेटर्स के बाद आता है वेजिस सैलरी। मैंने आपको बीच में जूम लेक्चर में भी पूछा था, वेजिस सैलरी बोले तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है, एंड सैलरी वेजिस पूछे तो वो P&L अकाउंट में आता है। याद रहेगा? यहाँ पे फर्स्ट वर्ड वेजिस है, तो वो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे? टू वेजिस सैलरी। वेजिस सैलरी आपको कितनी दी है? 10,000, तो हमने ये कितना लिख दिया? 10,000। वेजिस सैलरी के बाद क्या आता है? ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। क्या आता है? ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग का दूसरा मतलब क्या होता है? बिजनेस। तो बिजनेस एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस आपको कितना दिया? ध्यान से देखो, 16,000 दिया हुआ है, तो वो मैंने P&L में डेबिट साइड लिख दिया। टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 16,000। उसके बाद क्या दिया है? बिल्डिंग। तो आपको पता है बिल्डिंग कहाँ पे आता है? एसेट साइड। तो हम एसेट साइड जाएंगे, लेकिन बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देखो मैंने कोई टिक नहीं करवाई है। अगर कोई टिक नहीं है तो हम कहाँ पे लिखेंगे? आउटर कॉलम में। कितनी अमाउंट है? 50,000। तो बिल्डिंग की अमाउंट मैंने लिख दी 50,000। उसके बाद क्या है? फर्नीचर फिटिंग्स। तो फर्नीचर फिटिंग्स भी कहाँ पे आएगा? एसेट साइड ही आएगा, लेकिन उसमें 4th नंबर का एडजस्टमेंट है। देखो 4th नंबर का, इसलिए मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फर्नीचर, फिटिंग्स नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा। फर्नीचर कितनी अमाउंट है? 10,000। उस पर एक एडजस्टमेंट है, तो मैंने एक लाइन छोड़ दी और ऐसे एक लाइन खींच ली। फर्नीचर फिटिंग्स के बाद क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट्स। क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो ऑफिस इक्विपमेंट भी कहाँ पे आएगा? एसेट साइड ही आएगा। हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट्स। ऑफिस इक्विपमेंट्स। ऑफिस इक्विपमेंट्स वो आपकी एसेट्स होती है, लेकिन उस पर कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 4,000। डन। ऑफिस इक्विपमेंट्स के बाद क्या है? पैकिंग मटेरियल स्टॉक। पैकिंग मटेरियल स्टॉक जब भी मैंने स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन किया था, बोला था पीछे सरने में स्टॉक वर्ड है। स्टॉक वर्ड है तो वो कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। कोई भी स्टॉक हो कहाँ पे जाएगा? एसेट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैकिंग मटेरियल स्टॉक। क्या लिखेंगे? पैकिंग मटेरियल स्टॉक। पैकिंग मटेरियल स्टॉक कितना दिया हुआ है? 4,000। तो उसमें भी कोई ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वो आउटर कॉलम में रखा। एंड लास्ट कौन सा दिया है? कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस वो एसेट्स होती है, तो वो भी आपको पता है कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो कैश बैलेंस की अमाउंट आपको कितनी दी हुई है? 2,000। मतलब मैंने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड की सब डिटेल्स सब जो जहाँ पे आती है वहाँ पे मैंने लर्न लिख दिया है। आपको ये लर्न होना ही चाहिए। अब उसके बाद हम जा रहे हैं क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड फर्स्ट आपको दिया है कैपिटल अकाउंट, पार्थिव और प्रिया का। तो कैपिटल कहाँ पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल में हम कैपिटल तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम उसकी जगह क्या लिखेंगे? बाय
बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ओके, ओपनिंग बैलेंस पार्थिव के कॉलम में कितना लिखेंगे 24,000, कितना लिखेंगे 24,000 एंड प्रिया के कॉलम में कितना लिखेंगे 16,000, कितना 16,000 हो गया। उसके बाद क्या है सेल्स, सेल्स आपको पता है कहाँ पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, लेकिन मैंने सेल्स पे दो एडजस्टमेंट लिखवा है नंबर 2 टाइम्स, याद है ना, इसलिए मैं सेल्स इनर कॉलम में लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। आपको पता है सेल्स कहाँ पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। कितनी अमाउंट है चेक करो 2 लाख और दो एडजस्टमेंट है इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली 4 लाइन छोड़ दी। कितनी लाइन 4 लाइन्स। अब सेल्स के बाद क्या आता है पेएबल, सेल्स के बाद क्या आता है पेएबल, पेएबल को मैंने अभी आपको क्या लिखवा है क्रेडिटर्स, पेएबल को मैंने क्या लिखवा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ पे आता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दो क्रेडिटर्स। लेकिन स्टूडेंट्स देखो क्रेडिटर्स पे हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं लिखा है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। कितना आएगा 30,000, कितना आएगा 30,000। क्रेडिटर्स के बाद क्या है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। स्टूडेंट्स मैंने आपको ये अंडरलाइन करवाया है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, और साथ में मैंने बोला पेंसिल से लिखो डिडक्ट फ्रॉम परचेस, याद है ना स्टार्टिंग में डिडक्ट फ्रॉम परचेस। क्यों हम 11 में पढ़ चुके हैं सेल्स के अलावा बिजनेस में से कोई भी पर्पस से गुड्स जाता है तो वो परचेस में से क्या होता है माइनस, वो परचेस में से माइनस होता है। इसलिए मैंने परचेस की वैल्यू कहाँ पे लिखी है इनर कॉलम में लिखी है, याद है ना। तो उसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड या गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइज या सैंपल फॉर सैंपल। कितनी अमाउंट थी देखो तो 2,000 थी, इसलिए मैंने ये 2,000 क्या किया माइनस किया। तो 1,06,000 में से 2,000 में माइनस करूंगा तो कितना आएगा 1,04,000। ये ट्रायल बैलेंस का ही था, परचेस में से मैंने माइनस किया क्योंकि परचेस इनर कॉलम इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी पर्पस से गुड्स जाता है तो आपको माइनस करना पड़ता है परचेस में से, इसलिए यह रहेगा। इसलिए आपको सम ध्यान से पढ़ना होगा, अगर आप पूरा सम ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो 1,06,000 बाहर लिखोगे, फिर 2,000 को आपको उसमें से माइनस करने के लिए वापस रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सो पहले फर्स्ट ध्यान से सम पढ़ो, उसके बाद ही सब इंटरेस्ट दो। लास्ट बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए क्या होती है लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए क्या होती है बिजनेस के लिए लायबिलिटीज। लायबिलिटीज बैलेंस शीट में आएगा, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, या रहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ ध्यान से देखो तो 14,000, तो उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए मैंने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। क्लियर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, मैंने सब डिटेल्स ट्रायल बैलेंस के लिख दी, सब डिटेल्स मैंने कौन से लिखी ट्रायल बैलेंस, वो सब मैंने वाइट चौक से लिखा हुआ है जिससे आपको पता चले। आप जब भी घर पे प्रैक्टिस करो तो क्या करना, सब ट्रायल बैलेंस के ब्लू पेन से लिखो और एडजस्टमेंट ब्लैक पेन से लिखो, लेकिन बोर्ड की एग्जाम में तो सब ब्लू पेन से ही लिखना है, ये तो आपको समझने के लिए। तो कैन वी स्टार्ट नाउ। अब मैं एडजस्टमेंट पे जा रहा हूँ, देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल, प्रोवाइड इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल। अब हर एक कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट गिनना है 8%, आप साथ में कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हो। फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे गिना जाता है पार्टनर्स की कैपिटल पे गिना जाता है। तो मैंने आपको बोला था पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, तो वो कहाँ पे आएगा P&L एप्रोमेट डेबिट साइड। तो P&L एप्रोमेट डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके अंदर दोनों पार्टनर के नाम लिखूंगा पार्थिव एंड प्रिया, क्या लिखूंगा पार्थिव एंड प्रिया। अब स्टूडेंट्स आपके पास कैपिटल है, आपके पास कैपिटल है, देखो यहाँ पे कितना दिया है 24,000 और यहाँ पे कितना दिया है 16,000 दिया हुआ है। चलो 24,000 का 8% करो, 24,000 का 8% करोगे तो पार्थिव की अमाउंट आएगी 1920, कितनी आएगी 1920। 24,000 का 8% करने से कितना आएगा 1920। उसी तरह 16,000 दिया है प्रिया का, तो 16,000 का 8% करोगे तो आपकी अमाउंट आएगी 1280, कितनी आएगी 1280। अब ये दोनों का टोटल हमें आउटर कॉलम में लेके जाना है, ये दोनों का टोटल हम क्या करेंगे आउटर कॉलम में लेके जाएंगे, तो आपकी अमाउंट आएगी टोटल करोगे कैलकुलेटर पर तो 3200 आएगा, कितना आएगा 3200। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक इमेज कहाँ पे आएगी P&L एप्रोमेट डेबिट साइड, अगेन आई रिपीट P&L एप्रोमेट डेबिट साइड।
और उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, एक डेबिट तो दूसरा क्या आएगा क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फर्स्ट में पार्थिव की अमाउंट कितनी थी 1920, तो पार्थिव की कॉलम में कितना लिखेंगे 1920, ओके। और प्रिया की अमाउंट कितनी थी 1280, तो प्रिया के कॉलम में लिखेंगे 1280। सिंपल, अगेन आई रिपीट, आपके पास कैपिटल है, कैपिटल का 88% किया तो उसकी अमाउंट आई, तो एक एंट्री पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, डन। अब उसी में आगे एडजस्टमेंट दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% बोला हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे उसके कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सबको समझ नहीं, ध्यान से। दो पार्टनर है, कौन कौन, पार्थिव एंड प्रिया। तो आप आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट आगे ध्यान से पढ़ो, क्या बोला हुआ है, पार्थिव में, पार्थिव हैड विथड्रॉन ₹400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अंडरलाइन करना, पार्थिव हैड विथड्रॉन ₹400 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। स्टूडेंट्स ये मेथड हम लेसन 1 में, फर्स्ट लेसन में फर्स्ट मेथड ही पढ़ चुके थे, याद है ना, एन वाली PRN/100 वाली, याद है ना। अगर कोई पार्टनर इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ करे तो, इन द मिडल करे या एट द एंड ऑफ करे तो, याद है। तो वो टाइम पे अगर बिगिनिंग हो तो 78/12, मिडल हो तो 72/12 एंड एंड हो तो 66/12, याद है। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे एट द एंड ऑफ बोला है, क्या बोला हुआ है, एट द एंड ऑफ। सो आपको एंड वाली एंट्री लिखनी है, तो हमारी फॉर्मूला याद है ना, क्या थी, I = PRN/100। P मतलब मंथली ड्राइंग, यहाँ पे मंथली ड्राइंग कितना दिया है एडजस्टमेंट में, देखो 400 दिया हुआ है। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% दिया हुआ है, सो इनटू 12 याद रहेगा। और एंड का मतलब मैंने आपको बोला था एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोला हो तो 66/12, याद है ना, 66/12। तो कितना आएगा 66/12 अपॉन क्या आएगा 100, क्या आएगा 100। तो 2 2 0 कट हो जाएगा, 12 12 कट हो जाएगा, तो 66 इंटू 4 करोगे, 66 इंटू 4 करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 264, कितना आएगा 264 हो गया। मतलब पार्थिव का हमने जो लेसन 1 में पढ़ा था उस हिसाब से आपको करना है, क्योंकि हर महीने वो विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ 3 मंथ, याद है। और प्रिया सिर्फ साल में एक ही बार कर रही है, और वो भी कौन सी डेट पे कर रही है, देखो 1 अक्टूबर 16 को। कब कर रही है 1 अक्टूबर 16 को। तो वहां पे हम जिस तरह 11 में कैलकुलेट करते हैं उस तरह अक्टूबर में वो विड्रॉ कर रही है। हमारा ईयर एंड कब होता है 31 मार्च को, कब होता है 31 मार्च को। तो आप गिन सकते हो अक्टूबर टू मार्च, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितने मंथ हुए 6 मंथ हुए। तो प्रिया की ड्राइंग्स पे आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट काउंट करना है। तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में प्रिया ने कितना विड्रॉ किया था 3200, तब उस पे आपको इंटरेस्ट गिनना है। तो 3200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट बोला है 12%, और 6 मंथ का आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, कितना करना है कैलकुलेट। तो उसकी अमाउंट आएगी 192, चेक करो कैलकुलेटर पे 3200 इंटू 12%, और उसने विड्रॉ किया था 1 अक्टूबर को, और मेरा ईयर एंड होता है 31 मार्च। तो अक्टूबर टू मार्च कितना मंथ होता है 6, तो 6/12 करोगे तो कितना आएगा 192। मतलब मैंने दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट कर लिया। तो मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 2 इफेक्ट कहाँ पे होती है, तो एक PNL अप्रो में क्रेडिट साइड होता है, कहाँ पे होता है PNL अप्रो में क्रेडिट साइड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 लाइन छोड़ दूंगा, उसके बाद लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसके अंदर हम लिखेंगे पार्थिव और क्या लिखेंगे प्रिया, पार्थिव और प्रिया। अब देख सकते हो पार्थिव की अमाउंट मैंने कितनी फाइंड आउट की थी 264, एंड प्रिया की कितनी की थी 192, याद है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 264 एंड 192। अभी दोनों काम क्या करेंगे टोटल लगाएंगे, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 456, कितना आएगा 456, डन। ये दोनों का टोटल लगाने के बाद वो आउटर कॉलम में लेके जाना है, कितना आएगा 456। अब ये क्रेडिट है तो उसकी दूसरी पे कहाँ पे आएगी डेबिट साइड। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे 2
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था पार्टी में 264 एंड प्रिया में कितना था 192। क्लियर? ये मैंने आपको अपने हिसाब से रेक्टिफाई करके पूरा सब आपको जूम लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। सेम इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एक इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड, दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड। डन? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर होगा। अब हम जा रहे हैं सेकंड एडजस्टमेंट, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने बोला था सेकंड एडजस्टमेंट के अंदर भी दो एडजस्टमेंट है। फर्स्ट क्या था, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। मैंने आपको सिखाया अगर सेल्स रिकॉर्ड करना भूल गए हो तो क्या करेंगे, एक एंट्री सेल्स के अंदर ऐड करेंगे, एक एंट्री कहाँ पे ऐड करेंगे सेल्स के अंदर, तो दूसरी एंट्री हम कहाँ पे ऐड करेंगे डेटर्स में। कहाँ पे करेंगे डेटर्स में। तो देखो क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, तो हम एक एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल्स के अंदर, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स। क्या लिखेंगे प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स। उसकी अमाउंट कितनी दी थी आपको 10,000, आपको 10,000 लिखना है, ऐड किया तो ऐड करने के बाद उसकी अमाउंट कितनी आएगी 2,10,000 आएगी। कितनी आएगी 2,10,000। तो फर्स्ट इफेक्ट मैंने सेल्स के अंदर ऐड किया। अब मैं दूसरी पे कहाँ पे दूंगा बैलेंस शीट में एसेट साइड डेटर्स के अंदर मैं ऐड करूंगा। क्या करूंगा डेटर्स के अंदर अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स कितनी अमाउंट थी 10,000 थी, सो आपकी अब अमाउंट कितनी आ जाएगी 58,000। ये सब एडजस्टमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए, सिर्फ आपको लर्न करना है। फर्स्ट सेल्स के अंदर ऐड करो और दूसरा कहाँ पे ऐड करो डेटर्स के अंदर। हो गया? तो ये सेकंड की फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड का सेकंड एडजस्टमेंट। प्लीज हाथ में पेंसिल लो, हाथ में पेंसिल लो। क्या लिखा है, टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय ₹2,000। टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय ₹2,000। स्टूडेंट्स ये हम 11 में पढ़ चुके थे। अगर अंडरकास्ट हो तो सेम साइड, याद है, अंडरकास्ट हो तो सेम साइड एंड ओवरकास्ट हो तो ऑपोजिट साइड, याद है। तो ये टोटल वाली मिस्टेक होती है तो उसकी ऑलवेज वन इफेक्ट होती है, उसकी ऑलवेज वन इफेक्ट होती है। प्लीज स्टूडेंट्स वहां पे पेंसिल से रिकॉर्ड करके लिख दो। ये टेक्स्ट बुक में या कहीं भी एडजस्टमेंट दिया नहीं है, जो एडजस्टमेंट की एंट्री में बोलूं वो पेंसिल से वहां पे लिख दो। क्या होगा, उसके नीचे अंडरलाइन किया ना वो सेकंड एडजस्टमेंट, वहां पे लिखो ओनली वन इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, ओनली वन इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम सेल्स। क्यों, ये टोटल की मिस्टेक है, एंट्री की मिस्टेक नहीं है। टोटल की मिस्टेक की इफेक्ट एक ही जगह पे होती है, इसलिए उसकी एक ही इफेक्ट आएगी डिडक्ट फ्रॉम सेल्स। लिखा आपने, तो अब हम क्या करेंगे सेल्स में से माइनस करेंगे ओवरकास्ट। टोटल ओवरकास्ट ऐसा भी लिख सकते हो, टोटल ओवरकास्ट। कितना टोटल ज्यादा होगा तो ध्यान से देखो, तो 2,000 बोला था, तो हम 2,000 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 2,08,000। स्टूडेंट्स इस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ ध्यान से, क्यों कि इसकी एक ही इफेक्ट आएगी। टोटल की मिस्टेक है इसलिए उसकी एक ही इफेक्ट आएगी, इसलिए प्लीज लिखना ओनली वन इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम सेल्स, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स। हो गया? आगे जाए नंबर 3 एडजस्टमेंट। अब तो हमारी रूटीन एडजस्टमेंट है, राइट ऑफ एडिशनल बैड डेब्ट्स ऑफ ₹2,000 एंड प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर्स। लिखा हुआ है, तो आपको 2,000 बैड डेब्ट्स माइनस करनी है, उसके बाद जो अमाउंट आती है उस पर हमें 5% क्या करना है बैड डेब्ट रिजर्व माइनस करना है। यह रहेगा, तो ध्यान से देखते हैं। तो पहले डेटर्स है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे बैड डेब्ट्स। देखिए बैड डेब्ट्स आपको कहाँ से मिला, एडजस्टमेंट में से मिला नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे बैड डेब्ट फ्रॉम एडजस्टमेंट। कितनी अमाउंट थी देखो तो 2,000 थी, इसलिए मैंने क्या किया 2,000 यहाँ पे लिखा और 50 में से 2,000 माइनस करूँगा तो अमाउंट कितनी आएगी 56,000 आएगी। अब उसमें आपको बैड डेब्ट रिजर्व भी गिनना है, ये भी आपको कहाँ से मिला एडजस्टमेंट में से मिला नहीं, इसलिए मैं क्या लिखूंगा बैड डेब्ट रिजर्व फ्रॉम ए। कितना परसेंटेज बोला था 5%, याद रहेगा। तो 56,000 का 5% करोगे तो कितना आएगा 2800। 56,000 का 5% करेंगे तो 2800 आएगा। अब इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो 56 में 2 जाए तो 54, 54 में से 800 जाए तो आउटर कॉलम में अमाउंट कितनी आएगी 53,200। कितना आएगा 53,200। डन। अब ये बैडेज फ्रॉम एडजस्टमेंट और बैड डेब्ट रिजर्व फ्रॉम एडजस्टमेंट है तो उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी, तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं पीएल में डेबिट से बैड डेब्ट का फॉर्मेट। अभी तक मैंने लिखा नहीं, लेकिन हम लिख देते एक बार ध्यान से, याद है ना आपको, हम 11 में पढ़ चुके। तो बैड डेब्ट्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस
प्लस बैड डेब्ट्स फ्रॉम एडजस्टमेंट, याद है ना। फिर क्या आएगा, बैड डेब्ट रिजर्व फ्रॉम एडजस्टमेंट एंड एक लाइन छोड़ के माइनस क्या करेगा, बैड डेब्ट रिजर्व फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, याद है ना। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, डेट एसेट साइड बैड डेब्ट फ्रॉम एडजस्टमेंट कितना था 2000 एंड बैड डेब्ट रिजर्व फ्रॉम एडजस्टमेंट कितना था 2800। तो ये फॉर्मेट में जहाँ पे एडजस्टमेंट लिखा है वहाँ पे हम लिख देंगे कितना दिया है, फर्स्ट में 2000 और दूसरे में कितना है 2800। ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी बैड डेब्ट दिया नहीं है, इवन ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट रिजर्व भी दिया नहीं है, तो मैंने क्या किया, डैश कर दिया। अब टोटल लगा दूंगा तो कितना आएगा 4800। ये 4800 में आफ्टर कॉलम में लेके आ जाऊंगा, मतलब मैंने डेटर्स की 2 एंट्री ले ली, उनको पता है 11 में भी पढ़ चुके हैं। एक एंट्री डेटर्स में से माइनस करेंगे और दूसरी एंट्री पीएन में डेबिट साइड बैड डेब्ट्स के फॉर्मेट के अंदर रखेंगे। डन। नंबर कौन सा है, फोर्थ। फर्नीचर ऑफ ₹4000 बिकम ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब मैंने आपको सिखाया था लॉस, याद है ना, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिख दो पेंसिल से, लॉस है तो हम लेसन 4 में पढ़ चुके उस तरह। फर्नीचर में से माइनस होगा, डिडक्ट फ्रॉम फर्नीचर, डिडक्ट फ्रॉम फर्नीचर लिखो पेंसिल से कहीं पे 4th नंबर की एडजस्टमेंट की एंट्री, डिडक्ट फ्रॉम फर्नीचर एंड दूसरी एंट्री आएगी डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। प्लीज स्टूडेंट्स लिखते रखो, बराबर। तो फर्नीचर यानी एसेट्स है, अब उतना 4000 के अमाउंट का फर्नीचर ऑब्सोलेट मतलब यूजलेस हो गया, तो वो हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस करके माइनस करेंगे फर्नीचर में से एक एंट्री 4000, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 6000। अब ये लॉस है तो लॉस की दूसरी एंट्री कहाँ पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड जगह पे लिख देता हूँ 2 लॉस ऑन फर्नीचर, क्या लिखोगे, टू लॉस ऑन फर्नीचर। ओके, कितनी अमाउंट थी 4000, क्लियर। तो ये लॉस की 2 एंट्री आएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड और दूसरी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, क्लियर। आगे देखो नंबर कौन सा है, फिफ्थ। अ कोर्ट हैज फाइनलाइज्ड क्लेम ऑफ ₹4000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स टू अ कस्टमर। कोर्ट हैज फाइनलाइज्ड क्लेम ऑफ ₹4000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट्स टू प्रोवाइड गुड्स टू अ कस्टमर। मतलब कोर्ट ने हमको पेनल्टी लगाई कि आपने प्रॉपर एग्रीमेंट के हिसाब से कस्टमर्स को गुड्स भेजा नहीं है, तो उसके बदले में आपको पेनल्टी लगेगी 4000 फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब सिर्फ कोर्ट ने हमको पेनल्टी लगाई है, अभी तक मैंने वो पेनल्टी पे की नहीं है, अभी तक वो पेनल्टी मैंने पे की नहीं है, तो वो जब तक मैं पे नहीं करूँगा तब तक वो मेरे लिए लायबिलिटीज बनेगी, जब तक मैं पेमेंट नहीं करूँगा तब तक वो मेरे लिए लायबिलिटीज बनेगी। लायबिलिटी से तो एक एंट्री कहाँ पे आएगी, ध्यान से, लायबिलिटी से तो एक एंट्री कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ब्रीच ऑफ, क्लेम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखेंगे, क्लेम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कितने अमाउंट का हमने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया था 4000 का, तो कोर्ट ने हमने पेनल्टी लगाई 4000 की। क्लेम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब तक ये मैं पेनल्टी नहीं भरूंगा तब तक वो मेरे लिए लायबिलिटीज बनेगी कितनी 4000, और ये मेरे लिए लॉस भी हुआ, क्या हुआ लॉस। तो मैं कहाँ पे लिखूंगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट से, तो क्या लिखूंगा 2 लॉस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखूंगा फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितनी अमाउंट थी 4000, अगेन डन। तो मतलब ये एडजस्टमेंट की 2 एंट्री प्लीज स्टूडेंट्स, एक लायबिलिटी साइड तो दूसरा कहाँ पे आएगा पीएनएल में डेबिट साइड, डन। अब आएगी लास्ट एंड सिक्स्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹2000 इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट्स में बोलूं उसके नीचे अंडरलाइन करना, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, तो उसकी 2 एंट्री आती है, आपको पता है 11 में भी पढ़ चुके हो। एक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड वेजेस के अंदर ऐड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड वेजेस के अंदर ऐड होता है, दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, क्या बोला हुआ है, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज रिकॉर्डेड टू वेजेस अकाउंट, मतलब उसकी एक एंट्री तुमने दे दी है, वेजेस की एक एंट्री तुमने दे दी है, सिर्फ दूसरी एंट्री डालना बाकी है, दूसरी एंट्री डालना बाकी है।
जनरली एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री होती है 2, लेकिन जल्दी जल्दी में हमने एक एंट्री दे दी है, वेजेस के अंदर ऐड तो कर दिया है, लेकिन उसकी दूसरी एंट्री जो लायबिलिटी साइड आनी चाहिए वहाँ पे हमने रिकॉर्ड नहीं की है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही इफेक्ट देनी है। तो प्लीज वहाँ पे लिख दो पेंसिल से वन इफेक्ट टू लायबिलिटी साइड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना दिया हुआ है ध्यान से देखो, तो 2000 दिया हुआ है, उसकी एक ही इफेक्ट स्टूडेंट्स, इसलिए मैं वापस बोलूँ, मैं जो सर्कल कर रहा हूँ ना उसकी एक इफेक्ट ही है, याद रहेगा। देखो एक आउटस्टैंडिंग वेजेस की एक इफेक्ट है यहाँ पे, और एक ऐसा टोटल ओवरकास्ट की भी एक इफेक्ट है, याद रहेगा। अल्टीमेटली आमने सामने 2000 सेटअप हो जाता है, इसलिए कोई मिस्टेक होती नहीं है। अब हमें क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। तो अकाउंट क्लोज करेंगे तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा। देखो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा 2,08,000, यही 2,08,000 मैं कहाँ पे लिखूंगा डेबिट साइड। अब 2,08,000 जो मैंने डेबिट साइड लिखा उसमें से मेरे को दो अमाउंट माइनस करनी, कौन सी 1,04,000 एंड 10,000। 1,04,000 10,000 माइनस करूंगा तो मेरा डिफरेंस आएगा 94,000। कितना आएगा 94,000, याद रहेगा। अगर डिफरेंस डेबिट साइड आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्लियर। लेकिन अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं ग्रॉस लॉस। ये लेवल में पढ़ चुके। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है वो नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, मतलब ट्रेडिंग के बाद कौन सा अकाउंट आता है पीएनएल, तो आपको लिखना पड़ेगा ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, डन। अब ये 94,000 में कहाँ पे लेके जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, और क्या लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और क्या लिखूंगा ट्रांसफर फ्रॉम, कौन से अकाउंट में से लेके आए पहले अकाउंट में से, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में से ना, हम क्या लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, डन। अब हम क्या करेंगे, मैंने पीएनएल थोड़ा आधा यहाँ पे और थोड़ा आधा यहाँ पे बनाया हुआ है, तो हम पीएनएल अकाउंट बंद करेंगे। तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा 94,000, वही 94,000 हम कहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड। अब ये 94,000 में से आपको डेबिट साइड की चार एंट्रीज माइनस करनी है 16,000, 4,000, 4,000 एंड 4,800। 94,000 में से चलो कैलकुलेटर में चार वैल्यू आप माइनस करोगे तो उसका डिफरेंस आएगा 65,200। कितना आएगा 65,200, जिसको हम क्या बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट, क्या बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। स्टूडेंट्स अगर ये डिफरेंस क्रेडिट साइड आता है बाय चांस तो उसको हम क्या बोलते हैं नेट लॉस। अब नेट प्रॉफिट उसके बाद क्या अकाउंट में ट्रांसफर करना है, मतलब कहाँ पे ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हम लिखेंगे ट्रांसफर टू, ये सब लिखना जरूरी है, पीएनएल एप्रो अकाउंट, क्या लिखेंगे टू पीएनएल एप्रो अकाउंट, क्लियर। तो ये 65,200 में कहाँ पे लेके आऊँगा पीएनएल अकाउंट में, मैंने आगे दो जगह दो लाइन छोड़ी थी याद है ना वहाँ पे, और क्या लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, क्या लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, डन। अब हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 65,656, ये दोनों का टोटल लगाऊंगा, तो 65,656, यही मैं डेबिट से लिखूंगा 65,656। अब उसमें से मैं 3,200 माइनस करूंगा तो मेरा डिफरेंस आएगा 62,456, 62,456 डिफरेंस आएगा, डन। जिसको हम क्या बोलेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट, क्या बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, ओके। अब ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसके बीच में पार्थिव एंड प्रिया, पार्थिव एंड प्रिया। लेकिन स्टूडेंट्स आप देखो ध्यान से टेक्स्ट बुक में ऊपर देखो, कहीं पे भी आपको पीएनएल रेशियो दिया हुआ है, कहीं पे भी आपको पीएनएल रेशियो दिया हुआ है नहीं, तो हमारा एजम्पशन है कि अगर कोई भी रेशियो नहीं दिया तो हमें इक्वल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से प्रपोर्शन में इक्वल प्रपोर्शन में।
तो 62,456 को हम इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितनी अमाउंट आएगी 31,228 31,228 कौन से रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 1:1 ओके। अब ये अमाउंट मैं कहाँ पे लेके आऊँगा डेबिट है तो कैपिटल में क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा बाय डिविजिबल प्रॉफिट कितनी अमाउंट थी 31,228 क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे वही टोटल डेबिट साइड लिखेंगे और उसमें से डिफरेंस माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था हर बार एक पार्टनर का अकाउंट क्लोज करने का तो पार्थिव का हम क्रेडिट साइड का टोटल लगा रहे हैं तो उसकी अमाउंट आएगी 57,148 24,000 प्लस 1920 प्लस 31,228 करोगे तो 57,148 आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो तो 57,148 ओके 148। अब उसमें से हमें डेबिट साइड की दो अमाउंट 4800 एंड 264 माइनस करना है तो आपका डिफरेंस आएगा 52,084 कितना आएगा 52,084 डन। और वहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्या लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड याद रहेगा। उसी तरह मैं प्रिया का क्रेडिट साइड का टोटल लगाऊंगा 16,000 प्लस 1280 प्लस 31,228 तो आपका टोटल आएगा 48,508 क्लियर। और वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 48,508 अब उसमें से मैं 3,200 एंड 192 क्या करूँगा माइनस करूँगा तो मेरा डिफरेंस आएगा 45,116 क्लियर 45,116 आया। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोज करके उसके एंट्री में कहाँ पे लेके जाऊंगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पहले क्या लिखूंगा कैपिटल अकाउंट और उसके अंदर में लिखूंगा पार्थिव एंड क्या लिखूंगा प्रिया पार्थिव एंड प्रिया। अब पार्थिव का डिफरेंस कितना आया था मैंने कैपिटल अकाउंट में निकाला था 52084 तो पार्थिव के सामने अमाउंट के कॉलम में लिखूंगा 52084 और प्रिया का डिफरेंस कितना आया था 45,116 तो वो मैं प्रिया के सामने लिखूंगा डन। अब मेरी सब एंट्री सही है तो मैं क्या हो जाएगा मेरे दोनों साइड का टोटल मैच होगा क्या रहेगा। चलो हम कैलकुलेटर में टोटल लगाते हैं तो दोनों साइड का टोटल 1,47,200 आना चाहिए कितना आना चाहिए 1,47,200 चेक करो दोनों सबका टोटल। और सेम उसी तरह हम लास्ट एसेट साइड का भी करेंगे तो 1,47,200 डन। तो यहाँ पे ये हमारा सम खत्म होता है। स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने नोट्स बोली वही नोट्स के हिसाब से आप जाओ और ये सम आप घर पे खुद करो और दोबारा रिपीट भी करो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को लेक्चर में पूछ सकते हो ओके।